इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन होता है। तो आज का हमारा 1017वां सेशन है। और हमारे बीच जो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं वे हैं डॉक्टर शार्दुल जोशी जी। डॉक्टर शार्दुल जोशी जी बीएचएमएस और एमडी हैं। और एमएल धबले से इन्होंने एमडी किया है और साथ ही साथ पिछले 15 वर्षों से पुणे में होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आ, आयुष मंत्रालय और काफी सारे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में इन्होंने होम्योपैथी की जो गुणवत्ता है उसको आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। और प्राइवेट प्रैक्टिस में भी ये काफी जोर शोर से लगे हुए हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर शार्दुल जोशी का आज के हमारे आईएफपीएच सेशन में। डॉक्टर शार्दुल का जो आज का टॉपिक है वो है पाइल्स और फिशर्स में होम्योपैथी क्या भूमिका निभाती है। उसके ऊपर डॉक्टर शार्दुल आज अपना सेशन देंगे। तो डॉक्टर शार्दुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप स्टार्ट कर सकते थैंक यू डॉक्टर नेहा। हैं। होम्योपैथी में हम जानते हैं कि डिटेल हम केस लेते हैं, केस लेके प्रिस्क्राइब करते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं। और हमने हमने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब पीक्यूआरएस हमें मिलता है तो वो जो रिजल्ट मिलता है उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते जब हम सिर्फ सिम्टम के ऊपर देते हैं या सिर्फ लोकल सिम्टम पे देते हैं, हम कैरेक्टराइज नहीं करते या सिर्फ थेरेपेटिक बेसिस पे देते हैं या सिर्फ डिसीज के नाम पे देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिविजुअलाइज कैसे करना है, हाउ टू फाइंड पीक्यूआरएस, कैसे किस कौन सा सिम्टम पीक्यूआरएस है, कैसे ढूंढना है उसको। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम पाइल्स जो है, हीमोरॉइड्स पाइल्स के माध्यम से हम वो समझने की कोशिश करेंगे। और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एकदम जो क्लोज कमिंग रेमेडीज है, एकदम जो क्लोज रहती है, उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। मैं मेरा पीपीटी शेयर करता हूँ। हाँ। हाँ जी, दिख रहा है डॉक्टर साहब। यस। मेरा कॉन्फिडेंस तो हीमोरॉइड्स जब मैनेज करते हैं, हम बात कर रहे थे कि फाइंडिंग आउट द पीक्यूआरएस, राइट। जब हमें पीक्यूआरएस सिम्टम मिलता है तो जब हमें पीक्यूआरएस मिलने के बाद में हम प्रिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीक्यूआरएस, तो उसके रिजल्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। पाइल्स यूजुअली मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि ये बहुत कॉमन डिसीज है हमारे प्रैक्टिस में। होम्योपैथी में लोगों को विश्वास है कि होम्योपैथी में इसका अच्छा इलाज होता है, लोग प्रेफर करते हैं होम्योपैथी। दूसरा ऐसा है कि जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ पुणे में, यहाँ पे हमारा सेंटर है प्राणा होम्योपैथी योगा सेंटर। कुछ लोगों ने आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। जो बजाज ऑटो के एमडी है, मिस्टर राजीव बजाज, उन्होंने शुरू किया हुआ ये सेंटर है प्राणा होम्योपैथी योगा सेंटर। अगर आप डालोगे गूगल पे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम स्पेशलिटी प्रैक्टिस करते हैं होम्योपैथी में। जैसे हम 10-12 होम्योपैथिक डॉक्टर है, हम सब अलग अलग डिसीज, अलग अलग सिस्टम पे प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं। मैं प्राणा में जीआईटी केयर ओपीडी देखता हूँ, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम डिसीजेस है। तो यहाँ पे हमारा अनुभव है कि जब हम स्पेशलिटी प्रैक्टिस करते हैं, जब हम फोकस्ड प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा स्किल उसमें इंप्रूव होने लगता है, स्किल शार्प होने लगता है। तो जब ये लास्ट अभी प्राणा में मुझे ऑलरेडी 10 साल से ज्यादा हो गए प्रैक्टिस को, तो ऑलमोस्ट 15 ईयर से भी ज्यादा हो गए। तो ये सब इसके ये प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो ये कैसे शुरू हुआ।
तो मैं केस आपको शेयर करता हूँ। ये केस जो था ना, हम बोल सकते टर्निंग पॉइंट था। ये केस ने मुझे सोचते पे मजबूर किया कि कैसे क्विक वे में, फास्ट वे में, कम टाइम में कैसे पीक्यूआरएस मिल सकता है ऑब्जर्वेशन से, सिम्टम से, डिस्क्रिप्शन से। तो ये केस जब ये मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे गवर्नमेंट ओपीडी का था। अभी तो मैं नहीं जाता था। मैं 10 साल सिविल हॉस्पिटल में मैंने आयुष ओपीडी में था एज अ होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर। और वहां पे ऐसा था कि हमें 3 घंटे में 40 पेशेंट मिनिमम रहते थे। सैटरडेज को तो 50+ पेशेंट हो जाते थे। तो हार्डली 5-10 मिनट मिलते थे न्यू केस को। फॉलोअप तो 2 मिनट में लेना पड़ता था। तो ये केस 15 ईयर्स ओल्ड मैन है। ये उसको पाइल्स की तकलीफ थी, प्रोट्रूडिंग पाइल्स। ओपीडी में आया तो, और वो अंदर आया और खड़े रह के बात कर रहा था कि डॉक्टर मुझे तकलीफ हो रही है, पाइल से बहुत पेन हो रहा है। मैं बोला आप बैठ जाओ, बैठ के बताओ ना अच्छे से, खड़े क्यों हो आप? तो बोला डॉक्टर मैं बैठ नहीं सकता हूँ, मैं खड़े खड़े ही बोलता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पेन है। इतना पेन है कि मैं थोड़ा सा भी टच हो जाता है उसको तो भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। गरीब आदमी था, वॉचमैन की ड्यूटी करता है। तो बोला डॉक्टर मैं साइकिल पे आया हूँ, 4 किलोमीटर साइकिल चलाते हुआ आया हूँ, लेकिन मैं 4 किलोमीटर सीट पे भी नहीं बैठा साइकिल के, इतनी तकलीफ हो रही है मुझे। और मैं बताने के लिए भी मुझे शर्म आ रही है, डॉक्टर साहब कैसे बताओ आपको। मैंने अंदर कुछ अंडरगारमेंट भी नहीं पहने हैं, सिर्फ पैंट पहने ऊपर से, उसके भी तकलीफ हो रही है क्योंकि कपड़े का टच भी सहन नहीं हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है मुझे। और वो दर्द गर्म पानी से थोड़ी मुझे राहत मिल रही है। जब गर्म पानी से सिकाई करता हूँ, थोड़ा गर्म पानी में बैठता हूँ तो थोड़ी राहत है, नहीं तो बहुत तकलीफ है। वो इतना पेन में था कि वो दिख रहा था उसके चेहरे पे, वो उसका रेस्टलेसनेस था पेन के वजह से एकदम। वो सिविरिटी समझ सकते हैं हम कि वो बैठ भी नहीं पा रहा था। तो जब ये केस मैंने सुना उससे, तो एक सबसे प्रोमिनेंट मुझे ऐसा लगा कि ये केस में वो बोला ब्लीडिंग कुछ भी नहीं है, हार्ड स्टूल से जोर लगाना पड़ता है और वो प्रोट्रूड हो गया और पेन बहुत है, ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं है। तो ये केस में मुझे समझा कि मेन सिम्टम पेन है, और ये केस में मुझे पेन के ऊपर प्रिस्क्राइब करना है। भले वो रेमेडी में पाइल्स ब्लीडिंग नहीं हो, हिमोरेजिक टेंडेंसी नहीं हो, चलने वाला है, मुझे वो पेन हाईलाइट होना चाहिए, वो रेमेडी का मेन सिम्टम होना चाहिए। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या मिला? पेन है, वो कपड़ा कपड़ा तो कितना ये रहता है ना, वो कपड़े के टच से भी उसको पेन हो रहा है, इतना सेंसिटिव हमें चाहिए रेमेडी, और जिसमें पाइल्स होना चाहिए। तो मैंने फाटक रेपर्टरी खोली। लास्ट जो मेरा लेक्चर हुआ था तब मैंने फाटक रेपर्टरी के बारे में बोला था। शायद ये केस मैंने आपको फाटक रेपर्टरी से दिखाया भी होगा, याद नहीं मुझे अभी। तो फाटक रेपर्टरी में मैंने देखा पाइल्स टच एग्रेवेशन, क्योंकि उसको टच सेंसिटिविटी थी। बेलाडोना, कॉस्टिकम, म्यूरेटिक एसिड, रटानिया, सल्फर, थुजा, 6 रेमेडीज है। अभी इसमें से हम पाइल्स की रेमेडीज अगर देखेंगे, रटानिया है, म्यूरेटिक एसिड है, मेन एक्शन इनका हिमोरॉइड से, पाइल से, रेक्टम पे, सल्फर का भी है, थुजा सल्फर नो डाउट, लेकिन मेन जो एक्शन है वो रटानिया म्यूरेटिक एसिड का है। और जब मैंने ये रटानिया और म्यूरेटिक एसिड दोनों पढ़ा, और जब मैं म्यूरेटिक एसिड पढ़ रहा था, तो ये मुझे सिम्टम मिला। बोरिक क्या लिखता है म्यूरेटिक एसिड में? हिमोरॉइड्स मोस्ट सेंसिटिव टू ऑल टच, इवन शिट ऑफ टॉयलेट पेपर इज पेनफुल। इतना सेंसिटिव है कि टॉयलेट पेपर, अभी ये वेस्टर्न कंट्रीज का है राइट, वहां पे तो टॉयलेट पेपर यूज करते हैं, तो वो सॉफ्ट टॉयलेट पेपर है, उसका टच भी सहन नहीं होता है, इतना पेनफुल होता है, सेंसिटिव टू ऑल टच। अपने पेशेंट ने क्या बोला कि डॉक्टर मैं अंदर कपड़े भी नहीं पहन पाया, मैं सिर्फ ऊपर पैंट पहन के आ गया, वो कपड़े का टच भी सहन नहीं हो रहा है, इतना पेन होता है। तो म्यूरेटिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसका पेन, कैरेक्टरिस्टिक पेन, सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट टच, राइट। और अगर आप और आगे देखोगे पाइल्स में, हॉट एप्लीकेशन, हीट एमल्रेशन, आप देखोगे म्यूरेटिक एसिड रेमेडी है। तो म्यूरेटिक एसिड पेन है, एक्सट्रीम पेन, स्लाइटेस्ट टच से एग्रेवेशन होता है पाइल्स।
और वार्म हीट, वार्म एप्लीकेशन, वार्म बेदिंग, गर्म पानी से गर्म गर्म अप्लाई करने से उसको अच्छा लगता है। तो ये म्यूरेटिक एसिड है। और कभी भी म्यूरेटिक एसिड का पेशेंट पेन लेके आता है। और क्रॉनिक अगर हम पूरा स्टेट देखेंगे तो उसके साथ में कैरेक्टरिस्टिक उसका वीकनेस होगा, वो सब रहेगा। लेकिन मेन पाइल्स में क्या होना चाहिए? प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, पेन। तो ये केस मैंने उसको देखा, मैंने उसको म्यूरेटिक एसिड शुरू किया। तो मुझे उसका रिजल्ट मैंने देखा, बहुत वंडरफुली उसने रिस्पॉन्ड किया म्यूरेटिक एसिड को। पेन स्लोली स्लोली सबसाइड हो गया। वो जो प्रोट्रूडेड पाइल्स थे वो भी पूरी तरह से अंदर चले गए। तो मैंने सोचा कि म्यूरेटिक एसिड अगर इतना अच्छा काम करता है तो और कौन से रेमेडीज है जो पेन में डिफरेंशियल है। डीडीज क्या है? अगर पेनफुल पाइल्स है तो डीडीज क्या है? तो उसके लिए मैंने फिर पढ़ाई थोड़ा शुरू की। जब हम फाटक में देखते थे, हमने क्या क्या रेमेडीज देखी? पाइल्स एग्रेवेशन, टच, कॉस्टिकम है, म्यूरेटिक एसिड है, रटानी है, बेलाडोना है। और फिर मैं पढ़ने लगा पेनफुल पाइल्स का क्या क्या है। जो फाटक रेपर्टरी में मैंने पढ़ा, पेन की रेमेडीज देखी और फिर डिफरेंशिएट करना शुरू हो गया। ठीक है। तो यही म्यूरेटिक एसिड का और एक रूब्रिक है, कंप्लीट में से है। हिमोरॉइड्स, बेदिंग, वॉशिंग, कोल्ड एग्रेवेशन। हमने वार्म एमल्रेशन देखा, तो ये कोल्ड एग्रेवेशन का भी रूब्रिक है। तो इससे म्यूरेटिक एसिड का हमें पता चलता है कि जिसमें पेन एक्सट्रीम होना चाहिए, टच सेंसिटिविटी है, वार्म से एग्रेवेशन एमल्रेशन है, और कोल्ड से एग्रेवेशन है। बैठ पे नहीं सकता, टच भी सहन नहीं कर सकता, ये म्यूरेटिक एसिड है। तो मैंने सोचा कि अभी पाइल्स में पेन रहता है, लेकिन कभी कभी पाइल्स में पेशेंट तो ब्लीडिंग भी लेके आता है ना। ब्लीडिंग भी वन ऑफ द मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। तो जैसे हम पेन पे रेमेडीज डिफरेंशिएट करेंगे, वैसे हम ब्लीडिंग पे भी पाइल्स की रेमेडीज डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और वो हमें एक्यूट में एज वेल एज क्रॉनिक केस में भी एज ए एंट्री पॉइंट हमें वो यूज होगा डिफरेंशिएशन। वो हमें एलएसएमसी एस्टेब्लिश करने के लिए, लोकल लेवल पे कैरेक्टरिस्टिक एस्टेब्लिश करने के लिए यूज होगा। तो मैंने सोचा कि पेन पे डिफरेंशिएट करते हैं, वैसे ब्लीडिंग पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ब्राइट रेड ब्लीडिंग होता है, पैसिव ब्लीडिंग होता है, डार्क ब्लीडिंग होता है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, पर रेक्टल ब्लीडिंग होता है पाइल्स में, तो उस पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर उसके मैंने सोचा उसके बाद में हम कॉज पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पाइल्स एग्रेवेटेड ड्यूरिंग मेंसेस, पाइल्स स्टार्टेड आफ्टर प्रेगनेंसी, पाइल्स स्टार्टेड आफ्टर पार्चुरेशन, पाइल्स। तो ये कॉज और मोडेलिटीज के ऊपर भी हम पाइल्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसमें भी हम रेमेडीज कौन से आ सकते दे सकते हैं। और एसोसिएटेड कंप्लेंट पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे रेक्टल कंप्लेंट्स ऑल्टरनेटिंग विथ चेस्ट कंप्लेंट, कैलकेरिया फॉस है, राइट। रेक्टम और पाई हिमोरॉइड से, पाइल से एसोसिएटेड विथ लोअर बैक, एस्क्यूलस है, हेवीनेस, लोअर बैक एक, पोर्टल हाइपरटेंशन। पाइल से, हिमोरॉइड से ऑल्टरनेटिंग लिम पेन्स, एक्सट्रीमिटीज पेन के साथ ऑल्टरनेट हो रहा है तो सबाइना है, सबाइना इज वेरी गुड रेमेडी। तो ऐसा एसोसिएशन है, ऑल्टरनेटिंग सिम्टम है, उससे भी हम पाइल्स हिमोरॉइड्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। तो आई स्टार्टेड रीडिंग हिमोरॉइड्स। मैंने एनाटॉमी पढ़ा, पैथोलॉजी पढ़ा, राइट, फिजियोलॉजी पढ़ा, उसका डिसीज पढ़ा, कौन से कॉमन सिम्टम है, क्या प्रेजेंटेशन होता है। तो उसके बाद में मुझे समझा कि ये पैथोलॉजी हम अंडरस्टैंड करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, पैथोजेनेसिस हम अंडरस्टैंड करते हैं, साइन एंड सिम्टम पढ़ते हैं। तो मटेरिया मेडिका अंडरस्टैंडिंग, मटेरिया मेडिका डिफरेंशिएशन के लिए उसका बहुत फायदा होता है। ओके। तो पाइल्स में यूजुअली क्या होता है? टॉर्चुसिटी ऑफ वेन होता है। जो हिमोरॉयडल प्लेक्सस है, हिमोरॉयडल प्लेक्सस यूजुअली क्या होता है? इट इज द डॉक्टर शार्दुल, आपकी स्लाइड्स आगे नहीं बढ़ रही हैं। ओके, अभी बढ़ रही है। हाँ जी, हाँ जी, अब है। आगे हाँ, वाली, हाँ जी, आगे वाली। इसमें तो सिर्फ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो मैं आता हूँ ये स्लाइड पे, पहले ये इस पे मैं बोल देता हूँ। तो ये पैथोफी सिम्टम्स जो रहते हैं, हमने क्या देखे कि, हाँ नहीं, मैं आई वॉज टॉकिंग अबाउट हिमोरॉइड, सॉरी। तो हिमोरॉइड्स क्या होता है ना, ये हिमोरॉयडल प्लेक्सस होता है। इट इज द कनेक्शन बिटवीन सिस्टेमिक एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। ओके। और
हीमोरॉयडल प्लेक्सस जो है वो रेक्टम के म्यूकस मेम्ब्रेन में पूरा होता है, और यहाँ का पूरा वीनस आउटपुट जो ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा, और उसके बाद में वो सिस्टम में पूरा जाता है। ओके। और जब भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या में हार्ड स्टूल से, यूजुअली क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन ही कॉज होता है, उसके वजह से क्या हो जाता है, क्रॉनिक प्रेशर के वजह से ये हीमोरॉयडल प्लेक्सस जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ नीचे आता है, जिसको हम पाइल्स बोलते हैं। ओके। अभी कॉमन कंप्लेंट्स क्या है, ये तो हमने देखा, कनेक्शन बिटवीन पोर्टल एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बोलता हूँ कि क्यों ये पढ़ना है, क्यों हमें एज अ होम्योपैथ ऑल्सो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। ये तो म्यूकस मेम्ब्रेन का भी बता दिया आपको मैंने। एबनॉर्मल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ये भी डिस्कस कर लिया हमने। वेस्कुलेचर है, डायलेटेशन है, टॉर्चुसिटी है, वो भी डिस्कस कर लिया हमने। तो अगर आप कॉमन सिम्टम्स देखोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मिसलीडिंग होता है। अगर आप सर्जरी का लव एंड बेली बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि ब्राइट रेड ब्लीडिंग, ब्राइट रेड एंड पेनलेस ब्लीडिंग, ये उसका कैरेक्टर, ये डिसीज सिम्टम है, ये कॉमन डायग्नोस्टिक सिम्टम है। यूजुअली हमें लगता है कि हेमोरॉइड है, वीनस कंजेशन है, तो डार्क ब्लीडिंग रहेगा, पैसिव ब्लीडिंग रहेगा, ऐसा नहीं है। ब्राइट रेड पेनलेस ब्लीडिंग इज द बिगिनिंग ऑफ पाइल्स। और इंटरनल पाइल्स में, ग्रेड 1 पाइल्स में सबसे कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम क्या रहता है, जिसको हम ब्लाइंड पाइल्स भी बोलते हैं, ब्राइट रेड पेनलेस ब्लीडिंग, म्यूकस डिस्चार्ज, इचिंग और इरिटेशन, बस इतना ही रहेगा। तो वो ब्राइट रेड पे आप ऐसा मत सोचो कि यार मैं फास्फोरस दे दूं, नाइट्रिक एसिड दे दूं, नहीं। और सिम्टम पूछो, कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री पूछो, उसका स्टूल पूछो कैसा है, वो सिम्टम उसका पीक्यूआरएस एस्टेब्लिश करके आपको प्रिस्क्राइब करना है। ब्राइट रेड ब्लीडिंग क्यों होता है हीमोरॉइड्स में, क्योंकि ये जो वो हीमोरॉयडल प्लेक्सिस होता है, ये साइनोसाइड्स रहते हैं। साइनोसाइड्स वेन से थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे सिस्टेमिक और वीनस ब्लड मिक्स होता है, इसलिए यहाँ पे जो ब्लड होता है वो मिक्स्ड ब्लड होता है, वो पूरा डीऑक्सीजनेटेड और वीनस ब्लड नहीं होता है। इसलिए ब्लीडिंग जब होती है तब ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है, डार्क ब्लैक वीनस पैसिव ब्लड नहीं रहता है। ओके। तो ब्राइट रेड ब्लीडिंग रहता है, म्यूकस डिस्चार्ज और ईचिंग रहता है, प्रोलैप्स रहता है जिससे हम ग्रेड करते हैं, और पेन होता है। पेन ओनली ऑन प्रोलैप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। यूजुअली इंटरनल पाइल से बाहर अगर नहीं प्रोलैप्स हो रहा है तो पेन नहीं होता है, अगर वो केस में पेन है तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। प्रोलैप्स में पेन है तो सिर्फ पेन नहीं, फिर उसका कैरेक्टर और मोडालिटीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ग्रेड्स कौन से रहते हैं, ग्रेड 1 मैंने जैसे बताया आपको कि बाहर प्रोट्रूड नहीं होता है वाइल स्टूल, आइदर ब्लीडिंग रहेगा, कॉमनेस्ट कंप्लेंट जो रहता है। ग्रेड 2 में ऐसा रहता है कि द पाइल कम्स आउट विद द स्टूल, जब स्ट्रेन करता है पेशेंट प्रोलैप्स हो जाता है, बट इट गोज इनसाइड स्पॉन्टेनियसली, अपने आप अंदर चला जाता है। ग्रेड 3 में पाइल बाहर आता है वाइल पासिंग द स्टूल, लेकिन पेशेंट को मैकेनिकली अंदर डालना पड़ता है उंगली से, अंदर जाता नहीं स्पॉन्टेनियसली। और ग्रेड 4 परमानेंटली पाइल्स जो है वो बाहर रहते हैं, अंदर जाते नहीं है। तो ग्रेड 2, 3, 4 में पेन भी एसोसिएटेड कंप्लेंट रहेगा, और पेन बहुत सीवियर रहेगा। यूजुअली अगर इन्फ्लामेशन हो गया उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन रहती है। तब आप पेन की रेमेडी सोच सकते हो। जब ब्लीडिंग प्रेजेंटिंग मेन कंप्लेंट रहता है तब आपको हिमोरेजिक रेमेडीज सोचना है, राइट। और कॉमनेस्ट क्या है कॉशन, बर्निंग, स्टिकिंग, स्टिचिंग, ये कॉमन है। हर ऑलमोस्ट 10 में से 9 पाइल्स के पेशेंट बोलते हैं मुझे जलन होती है, मुझे चुभने जैसे होता है, पोकिंग पेन है, स्टिचिंग पेन है। तो उसके ऊपर रटानी या सल्फर देने मत जाओ, आपको पूरा एस्टेब्लिश करना है एलएसएमसी, उसका कॉज, उसका मोडालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक, देन आपको उसको प्रिस्क्राइब करना है। वार्म वाटर एमल्रेशन हमेशा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, बहुत बार डॉक्टर ने बताया इसलिए पेशेंट बोलता है हाँ डॉक्टर मैं गर्म पानी में बैठा अच्छा लगा। जब हम पूछते हैं किसने बताया, नहीं डॉक्टर ने बताया। आपको कितना अच्छा लगता है, नहीं इतना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन डॉक्टर ने बोला है ना। वो KMNO4 के क्रिस्टल देते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, बोलते हैं कि टब लो, गर्म पानी लो, उसमें वो क्रिस्टल डालो और बैठो, बिकॉज इट सूदेज, इट रिलैक्सेस द मसल ऑल्सो।
एनल स्फिंक्टर भी रिलैक्स हो जाता है, तो उससे सूदिंग होता है। लेकिन सच में पेशेंट को कितना अच्छा लगता है उससे, वो कंफर्म करने के बाद ही आपको ये मोडालिटी लेनी है। ओके, सो गोइंग अहेड, ये भी बाद में अभी डिस्कस करेंगे। तो इस पे आते हैं कि पीक्यूआरएस कैसे ढूंढना है। एक तो हमने एक केस देखा, तो पेन के ऊपर पीक्यूआरएस हमें ढूंढना है अगर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेन है। कॉज और मोडालिटी के ऊपर भी हम दे सकते हैं। अगर कॉज कैरेक्टरिस्टिक मिला तो डेफिनेटली वो हमें यूज करना है। ब्लीडिंग के ऊपर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पेन नहीं है इतना कैरेक्टरिस्टिक, कॉज भी नहीं क्लियरली मिल रहा है, तो ब्लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक है, तो वहां पे हम पीक्यूआरएस ढूंढ सकते हैं, वहां पे हम एलएसएमसी हमारा एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और एसोसिएटेड कंप्लेंट जैसे मैंने बोला, तो जो हमने म्यूरेटिक एसिड का केस देखा, उसके बाद में मैंने फिर ये स्टडी शुरू किया। तो पहले पेनफुल पाइल्स देखते कि कौन से रेमेडीज एकदम कॉमन है, हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और एक्यूट में यूजुअली जो बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो पेनफुल में फाटक ने इस मैंने पर्पसफुली फाटक रेपर्टरी यूज किया है इसमें। अगर बड़ी रेपर्टरीज यूज करूंगा तो 100 रेमेडीज रहेंगे पेनफुल पाइल्स में, तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। म्यूरेटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पियोनिया, स्टेफिस एग्रिया। तो फाटक जब भी देता है कोई रेमेडी, फाटक का प्रीफेस आप पढ़ोगे फाटक रेपर्टरी में, उन्होंने बोला है कि ये जो रेमेडीज मैंने खुद यूज किए हैं मेरे प्रैक्टिस में, एक फर्स्ट क्राइटेरिया मैंने खुद यूज करके देखा है इसका यूज, तो ही मैंने डाला है, नहीं तो एकदम ऑथेंटिक सोर्सेज से लिया है, जैसे केंट है, बोगर है, बोनिंग हुसैन है, वहां से लेके मैंने डाले हैं। तो आप रेमेडीज जब फाटक में से देखते हो, तो आपने श्योर रहना है, आपने कॉन्फिडेंट रहना है कि ये रेमेडी काम करने वाली है, अगर परफेक्ट रूब्रिक मिला तो अभी एक एक हम देखते हैं। म्यूरेटिक एसिड का तो ऑलरेडी हमने देख लिया है, कैसा प्रेजेंटेशन रहेगा। टच एग्रेवेशन, पेशेंट बोलेगा डॉक्टर स्लाइटेस्ट टच, हाथ भी नहीं लगा सकता, जब मैं क्लीन करता हूं स्टूल पास करने के बाद मैं हाथ भी नहीं लगा सकता, पानी का टच भी सहन नहीं होता है, कपड़ा भी सहन नहीं होता है, इतना सेंसिटिव म्यूरेटिक एसिड रहता है। तो आप जब भी मटीरिया मेडिका पढ़ोगे ना, तो आपने वर्ड्स पे फोकस करना है। राइट, म्यूरेटिक एसिड का हमने देखा कि स्लाइटेस्ट, सॉरी, सॉफ्टेस्ट टॉयलेट पेपर ऐसा बोला है, शीट ऑफ सॉफ्टेस्ट टॉयलेट पेपर टच का उसका एग्रेवेशन है, तो वो सेंसिटिविटी है। अभी हम नेक्स्ट रेमेडी देखेंगे, पियोनिया। पियोनिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेनफुल पाइल्स में। तो अभी वर्ड्स पे फोकस करो। पियोनिया में क्या बोला है बोरिक ने, एट्रोशियस पेन, सीवियर पेन, एक्सट्रीम पेन ऐसा नहीं लिखा है, एट्रोशियस पेन लिखा है। एक्सट्रीम पेन, बियॉन्ड द बियरिंग कैपेसिटी, मैं बेयर नहीं कर सकता डॉक्टर, सहन नहीं कर सकता, इतना पेन है। राइट, एट्रोशियस पेन विथ एंड ईच एंड आफ्टर ईच स्टूल। तो पियोनिया में याद रखना है आपको, स्टूल टाइम पे भी है और स्टूल के बाद में भी उसको पेन रहता है। ओके, और कितने देर कैसा वो हम आगे देखेंगे। फाटक आप देखो, फाटक क्या बोलता है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन। बोरिक बोलता है एट्रोशियस पेन। देखो वो पेन को एडजेक्टिव लगा रहे हैं, क्योंकि उसका इंटेंसिटी हमें समझ में आना चाहिए, रीडर को समझना चाहिए ये पेन मामूली साधारण पेन नहीं है पाइल्स का, एट्रोशियस से। ओके, एक्सक्रूशिएटिंग पेन है। और वो पेन कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस, लॉन्ग आफ्टर स्टूल, मस्ट राइज एंड वॉक अबाउट एट नाइट। ओके, तो फाटक क्या बोल रहा है, एक्सक्रूशिएटिंग है, एट्रोशियस तो है ही पेन स्टूल के बाद में, लेकिन लॉन्ग आफ्टर स्टूल। पेशेंट बोलता है डॉक्टर मैं सुबह स्टूल पास करने गया था, अभी भी पेन हो रहा है उतने इंटेंसिटी से, शाम में भी मुझे तकलीफ हो रही है। ये पियोनिया है। और कैसे मुझे ठीक लगता है, पेन इतना सीवियर है कि मुझे खड़ा होके मुझे खड़े होना पड़ता है और घूमना पड़ता है, तब मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता है, बैठने के बाद में तकलीफ बढ़ती है। तो ये पियोनिया है। अभी इसमें कंडीशन कितने हैं? तीन है। एक तो एक्सक्रूशिएटिंग एट्रोशियस पेन होना चाहिए, दूसरा अवर्स टुगेदर आफ्टर स्टूल रहता है वो, राइट, बहुत घंटे रहता है, यानी 4 घंटे 5 घंटे रहता है स्टूल करने के बाद में, ज्यादा भी रह सकता है, और चलने से ठीक लगता है। ये आपने तीन चीजें पियोनिया में याद रखनी है आपको। ओके, और बाकी है पे ऑफेंसिव म्यूकस है, वहां पे इरिटेशन है, ऊजिंग रहता है, पेशेंट बोलता है डॉक्टर हमेशा गीला गीला लगता है वहां पे। राइट, वो पियोनिया में आपको दिखता है। तो हमने क्या देखा, म्यूरेटिक एसिड मोस्ट सेंसिटिव,
पियोनिया एट्रोशियस एक्सक्रूशिएटिंग पेन, वॉकिंग से अच्छा लगता है, राइट। म्यूरेटिक एसिड मोस्ट सेंसिटिव, स्लाइटेस्ट टच एग्रेवेशन, वार्म से एमल्रेशन लगता है, राइट। वो म्यूरेटिक एसिड हो गया। अभी वैसा और हमने क्या देखा था, अभी रटानिया देखेंगे, राइट। रटानिया भी एकदम सेंसिटिव है। पियोनिया अगर आप देखोगे रूब्रिक फाटक में, रेक्टम पेन लॉन्ग आफ्टर स्टूल, उसमें पियोनिया है, बाकी भी रेमेडीज है, 17 रेमेडीज है। लेकिन ये सिंगल रेमेडी रूब्रिक देखो आप, बहुत इंटरेस्टिंग है। मस्ट वॉक अबाउट, पेन इतना है कि मुझे उठ के चलना पड़ता है वो पेन में रिलीफ मिलने के लिए, ये पियोनिया है। ओके। उसके बाद में नाइट्रिक एसिड देखेंगे, हमने रूब्रिक में देखा था ना, नाइट्रिक एसिड है म्यूरेटिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड भी बहुत सेंसिटिव होता है पेन के लिए, लेकिन नाइट्रिक एसिड का पेन हमें पता है कैसे होता है, लाइक प्लग लाइक सेंसेशन, स्टिचिंग पेन, पोकिंग, एकदम चुभने जैसा पेन होता है। आपको ये रटानिया में भी मिलेगा, आपको एस्क्यूलस में मिलेगा, और आपको नाइट्रिक एसिड में भी मिलेगा। तो इसमें अभी देखो वर्ड्स पे मैंने क्या बोला था, फोकस करना है। अभी बोरिक क्या बोलता है, वॉयलेंट कटिंग पेन। और इसका भी कैसा है, बोल्ड में बोरिक लिखता है आफ्टर स्टूल्स लास्टिंग फॉर आवर्स। तो नाइट्रिक एसिड में भी लास्टिंग फॉर आवर्स है। पियोनिया में भी हमने देखा, पियोनिया में भी हमने क्या देखा, उसका पेन भी है लॉन्ग आफ्टर स्टूल। तो उसमें पियोनिया है, उसमें नाइट्रिक एसिड है, और ब्रैकेट आप देखो रटानिया भी है। तो म्यूरेटिक एसिड का पेन ना वो टाइम पे है, इट इज नॉट लॉन्ग आफ्टर स्टूल। स्टूल करने के टाइम पे, स्टूल करने के बाद भी रहेगा, लेकिन इतना नहीं खींचेगा जितना रटानिया में है, नाइट्रिक एसिड में, पियोनिया में, आवर्स टुगेदर। कुछ घंटों बाद में, सुबह जाने के बाद में, शाम को भी पेशेंट बोलता है डॉक्टर अभी भी इतने घंटे हो गए पेन हो रहा है। ओके। और हीमोरेजेस फ्रॉम बॉवेल्स प्रोफ्यूज ब्राइट। तो नाइट्रिक एसिड में पेन के साथ में ब्लीडिंग भी उतना ही प्रोफ्यूज रहेगा। नाइट्रिक एसिड हिमोरेजिक रेमेडी है, एक्टिव ब्राइट रेड आर्टेरियल ब्लीडिंग होता है हीम नाइट्रिक एसिड में कभी भी। नाइट्रिक एसिड के आप सिम्टम देखो, वॉट्स टच ऑन ब्लीड, ब्लीड्स ऑन टच, अल्सर ब्लीड्स ऑन टच। हर जगह पे आपको दिखेगा कि नाइट्रिक एसिड को ब्लीडिंग होता है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है, ब्राइट रेड ब्लीडिंग होता है, एक्टिव ब्लीडिंग होता है, और उसके साथ में उतना ही सीवियर पेन होता है नाइट्रिक एसिड को। ओके। और पेन कैसा है, कटिंग, पोकिंग, स्टिचिंग पेन होता है लॉन्ग आफ्टर स्टूल। लेकिन उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे पियोनिया के साथ, तो एक तो हो गया ब्लीडिंग है जो पियोनिया में नहीं है, और अभी इसका पेन की मोडालिटी देखेंगे, ये इंटरेस्टिंग है। अभी फाटक क्या बोलता है, प्रोलॉन्ग पेन आफ्टर स्टूल वॉक्स इन एगनी। तो पियोनिया क्या है, पियोनिया विल फील बेटर आफ्टर वॉकिंग, नाइट्रिक एसिड विल गेट एग्रेवेटेड आफ्टर वॉकिंग। तो ये उसका डिफरेंस है। पेनफुल इजीली, ब्लीडिंग पाइल्स। तो पियोनिया से कैसे डिफरेंशिएट हो गया, एक तो इजीली ब्लीड होता है, प्रोफ्यूज ब्लीड होता है, ब्राइट रेड ब्लीड होता है, उतना इंटेंसिटी है पेन का जितना पियोनिया का है। लेकिन पियोनिया को वॉकिंग से एमल्रेशन है, नाइट्रिक एसिड को वॉकिंग से, सॉरी, पियोनिया को वॉकिंग से एमल्रेशन है, नाइट्रिक एसिड को वॉकिंग से एग्रेवेट हो जाता है, वॉक्स इन एगनी। ओके। तो ये हो गया नाइट्रिक एसिड। उसके बाद में अभी फाटक ने एक रेमेडी दी नहीं, लेकिन वो अभी मैंने मेरे एक्सपीरियंस से ऐड की है कि इसमें अभी देखो चार ही है, लेकिन उतना ही इक्वली पेनफुल पाइल्स मैंने देखा है रटानिया के पेशेंट में। रटानिया भी इक्वली पेनफुल है। अगर आप मटीरिया मेडिका पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आप अगर एलन की नोट पढ़ते हो तो उसने रटानिया में क्या लिखा है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन। देखो अभी जो पेन की रेमेडीज है ना, अभी पाइल्स पेनफुल है ना, तो सब ऑथर ने कुछ ना कुछ उसको एडजेक्टिव यूज किया है पेन को। तो इसका पेन कैसा है रटानिया का, एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, आफ्टर स्टूल बर्निंग, आफ्टर सॉफ्ट स्टूल नाइट्रिक एसिड। तो उसका भी डिफरेंशिएटेड नाइट्रिक एसिड है, क्योंकि इसका पेन भी रटानिया और पियोनिया जैसा लॉन्ग रहता है, लॉन्ग आवर्स, लेकिन उसको बर्निंग भी है। अभी रटानिया को पोस्चरल मोडालिटीज नहीं है। जब मैं फाटक रेपर्टरी डिस्कस की तब मैंने आपको मोडालिटीज के बारे में बताया होगा।
अगर आप फाटक रेपर्टरी की प्रीफेस पढ़ते हो तो उसने, फाटक ने क्या बोला है, कॉज, राइट, कॉजेटिव मोडेलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ डाउट नहीं उसमें। और उसके बाद में ही सेज कि पोस्चरल मोडेलिटी, टाइम मोडेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें थर्ड आप ऐड कर दो, थर्मल मोडेलिटी। तो चार चीजें हैं मोडेलिटीज में, कभी भी याद रखना है। कभी भी जब भी आप केस लोगे, एक्यूट केस, क्रॉनिक केस, सब आपने याद रखना है। फर्स्ट इज कॉजेटिव मोडेलिटी, कुछ भी डाउट नहीं उसके बारे में। उसके बाद में टाइम मोडेलिटी, पोस्चरल मोडेलिटी, थर्मल मोडेलिटी। पोस्चरल मोडेलिटी यानी इन विच पोजिशन, इन विच पोस्चर पेशेंट फील्स बेटर और पेशेंट गेट वर्स्ट। चलने से, बैठने से, लेटने से, पेट के बल, पीठ के बल, बेंडिंग फॉरवर्ड, सिटिंग इरेक्ट। पोस्चरल मोडेलिटी हमेशा पूछना है। टाइम मोडेलिटी, 4 to 8, 3 AM, 9 AM, 11 AM, पीरियोडिसिटी। और थर्मल मोडेलिटी, कोल्ड, वार्म, चिल्ड, हॉट। तो ये आपको इजीली पीक्यूआरएस मिलने में आपको ये इजी हो जाएगा। तो जब आप रटानिया पढ़ते हो तो रटानिया की मोडेलिटी पोस्चरल नहीं है, रटानिया की मोडेलिटी थर्मल में आपको मिलती है। ओके। बेदिंग कूल एमल्रेशन, पाइल्स में आपको रटानिया मिलता है। तो एक्सट्रीम पेन है, जैसे म्यूरेटिक एसिड में हमने देखा कि पोस्चरल मोडेलिटी नहीं है, टच सेंसिटिविटी है और वार्म एमल्रेशन है। तो रटानिया में क्या है कि लॉन्ग आफ्टर स्टूल है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, लेकिन ठंडे पानी से उसको राहत मिलती है पाइल्स में। ओके। तो ये रटानिया है। पेन का भी पेन लेके पेशेंट आएगा, एक्सट्रीम पेन है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, एकदम ज्यादा पेन है। तो ये तीन चार रेमेडीज आपके दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए, अरे इसमें से क्या हो सकता है। अगर पेशेंट बहुत सीवियर पेन में है, वो पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, मोडालिटीज नहीं दे पा रहा है, आप अभी लॉन्ग केस आप नहीं ले पा रहे हो, आपको एक्यूट प्रिस्क्राइब करना है, तो पेन है तो आप पूछ सकते हो कैसा पेन है, टच से सेंसिटिविटी है क्या, स्टूल के बाद कितना रह रहा है, क्या मोडालिटीज है। और यू कैन इजीली डिफरेंशिएट और एंड प्रिस्क्राइब। तो अभी ये एक्यूट का हो गया, लेकिन ये सेम थिंग अगर मुझे नाइट्रिक एसिड पता है तो मैं क्रॉनिक केस में भी उसका यूज कर सकता हूँ, ये एज ए एंट्री पॉइंट है। मुझे क्रॉनिक में मैं जब भी पीक्यूआरएस देखता हूँ और प्रिस्क्राइब करता हूँ तो मैं मेंटल जनरल देता हूँ, माइंड में क्वालिफाइड माइंड सिम्टम देखता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल देखता हूँ, उसका थर्मल स्टेट, उसका क्रेविंग एवरेजन, उसका थर्स्ट, अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो वो देखता हूँ। और उसके साथ में मैं पर्टिकुलर भी देखता हूँ ना, वो तो मैं इग्नोर नहीं करूंगा, राइट। हम सब वो देखते हैं। तो जैसा क्वालिफाइड मेंटल सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल सिम्टम है, वैसा ही हम कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर भी देखते हैं प्रिस्क्राइब करने के टाइम पे हमारे टोटलिटी में। तो अगर मुझे ये सिम्टम पता है तो मुझे लोकल लेवल पे भी कैरेक्टरिस्टिक मिलने में आसान हो जाएगा, और शायद ये एंट्री पॉइंट भी हो सकता है। पेशेंट बोलेगा डॉक्टर सीवियर ब्लीडिंग होता है, ब्राइट रेड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है और एकदम चुभने जैसा पेन है, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा अरे ये शायद नाइट्रिक एसिड है, एक ओपनिंग मिल जाएगा, केस में एंट्री मिल जाएगी आपको। तो ये क्रॉनिक एज वेल एज एक्यूट केसेस में भी आपको फायदा देता है, अगर ऐसा आप मटीरिया मेडिका पढ़ोगे, ऐसा आप मटीरिया मेडिका आपका तैयार करोगे। ओके। तो ये और भी है, राइट, और भी रेमेडीज है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये चार पांच रेमेडीज ही देना है। स्टैफिस एग्रिया दिया है फाटक ने, लेकिन फ्रैंकली मैंने स्टैफिस एग्रिया एक्यूट में अभी तक यूज नहीं किया है। जैसा जैसे मैंने आपको दिखाता हूँ कि स्टैप भी दिया है, स्टैप हमें पता है स्टैफिस एग्रिया इज फाटक का और एक रूब्रिक है, सिंगल रेमेडी रूब्रिक है, मॉर्बिड सेंसिटिविटी उसमें स्टैफिस एग्रिया है, तो ऑब्वियसली स्टैफिस एग्रिया बहुत सेंसिटिव है, तो वहां पे भी शायद टच सेंसिटिविटी हो सकती है म्यूरेटिक एसिड जैसी। लेकिन मैंने यूज नहीं किया है मेरे प्रैक्टिस में स्टैफ। जो मैंने अभी रेमेडीज यूज किए वो मैंने डिफरेंशिएशन बताया आपको, जब स्टैफ में यूज करूंगा तो डेफिनेटली वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये हो गया पेन के हिसाब से हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। कॉज के हिसाब से भी डिफरेंशिएट होता है, बर्निंग हमने देखा। ओके। कॉज मोडेलिटी, अभी ये केस तो शायद मैंने शेयर किया होगा, मुझे
फाटक रेपर्टरी के टाइम पे। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये केस ने मुझे बहुत सिखाया कि जो हमें ऑब्सेशन होता है कि अरे मैं केस लूंगा तो ही, केस तो लेना ही डिटेल में, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इमरजेंसी केसेस में हम क्विकली भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर हमारा बेस अच्छा है, अगर हमने बुक्स अच्छे से पढ़े हो तो, और हमारा रेपर्टरी का नॉलेज अच्छा है, मटीरिया मेडिका अच्छा है, तो हम कर सकते हैं। तो ये केस में मोडालिटीज ने मुझे हेल्प किया था। ये फीमेल थी, इसको ब्लीडिंग हो रहा था पाइल्स का, और उसको ऐसा था कि वो उसके लड़की के फॉलोअप के लिए आई। उसने बोला कि लड़की का फॉलोअप, उसको रिकरेंट कोल्ड कोराइजा था, उसके बेटी को अच्छा था, उसका फॉलोअप अच्छा था, शी वॉज डूइंग बेटर। तो एक फॉलोअप में मदर ने पूछा कि मुझे पाइल्स की तकलीफ हो रही है, कुछ आप दोगे क्या? मैं बोला ठीक है, आप अपॉइंटमेंट लो, केस हिस्ट्री के लिए आ जाओ, नेक्स्ट वीक में आपको देता हूँ टाइम, डिटेल में लेंगे, हिस्ट्री देंगे आपको, क्योंकि वो पाइल्स है तो उसका क्रॉनिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो बोली ठीक है, मैं आती हूँ ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन तब तक के लिए मुझे कुछ दो, मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रहा है। ब्लीडिंग है, ब्राइट रेड ब्लीडिंग है, पेन तो नहीं है, लेकिन जो ब्लीडिंग हो रहा है ना, वो स्टूल के टाइम पे और यूरिनेशन के टाइम पे वो प्रोट्रूड हो रहा है, बाहर निकल रहा है। स्टूल के टाइम पे निकलता है, लेकिन यूरिन करने के टाइम पे भी वो बाहर निकल आता है। ये कैरेक्टरिस्टिक मुझे लगा। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक तो रेमेडी दे देते हैं, उसको ब्लीडिंग है, शायद बेटर लगेगा, राइट? नहीं तो आने वाली है, अगले हफ्ते केस ले लेंगे। तो मैंने ये रूब्रिक ढूंढा कि अरे यूरिनेशन के टाइम पे क्यों प्रोट्रूड होता है पाइल्स, पाइल्स क्यों एग्रेवेट होता है, देखते हैं कौन सी रेमेडी है। तो मैंने फाटक रेपर्टरी में डाला पेन हिमोरॉइड यूरिनेटिंग एग्रेवेशन, काली काप सिंगल रेमेडी थी, एकदम इंटरेस्टिंग। मैंने खोला काली काप, चलो पढ़ते हैं काली काप और क्या क्या है, राइट? तो मैंने और टोटलिटी बनाई उसकी। प्रोट्रूडिंग पाइल्स है, यूरिनेशन वाइल एग्रेवेशन है, प्रोट्रूड हो रहा है फिर भी पेन नहीं है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक। हमने कॉमन सिम्टम ने, हमने जब सर्जरी के बुक में से पढ़ा तो हमने क्या समझा, प्रोट्रूडिंग पाइल हमेशा पेनफुल रहता है, और ये बोल रही कि प्रोट्रूड होता है और उसको पेन नहीं है, तो दिस मेक्स कैरेक्टरिस्टिक, तो उसको पेनलेसनेस है, नमनेस है, सेंसेशन नहीं है पेन का, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक है। सो ये एब्सेंस ऑफ पेन ऑल्सो बिकम्स कैरेक्टरिस्टिक। ये बोगर ने बोला है, राइट? बोगर क्या बोलता है कि पैथोलॉजिकल जनरल बोलता है, राइट? और कोई चीज अगर फीवर है और उसमें एब्सेंस है, फीवर के साथ में, राइट, फीवर आता है लेकिन ठंड नहीं लगती, विदाउट चिल है, तो फीवर विदाउट चिल हम सोच सकते हैं। बुखार कम होता है लेकिन पसीना आता नहीं, या ठंडी बजती, ठंडी लगती है और ठंडी लगने के बाद में बुखार आता ही नहीं है, पसीना आ जाता है सीधा, तो एब्सेंस ऑफ फीवर है। तो ये एब्सेंस ऑल्सो बिकम्स कैरेक्टरिस्टिक। तो उसको पेन नहीं, तो वो भी मैंने लिया, काली काप आ रहा था, मैंने सोचा चलो काली काप पढ़ते। तो काली काप पढ़ने पढ़ने के बाद में मुझे क्या सिम्टम मिला फाटक से, पाइल्स इन्फ्लेम्ड, ब्लीडिंग, डिसेंड वेन यूरिनेटिंग एंड कॉफिंग, एमलरेशन राइडिंग राइडिंग ऑन हॉर्सबैक। तो कॉफिंग एग्रेवेशन हमें कालिकाब में है। तो ये मुझे पता ही नहीं था, जब मैंने रेपर्टरी से मिला पढ़ा तो अभी समझा, रहे ये तो एकदम कैरेक्टरिस्टिक मॉडलिटी मिली मुझे कालिकाब की। तो ये बेस में मैंने उसको कालिकाब दिया 200 सिंगल डोज, उसको प्लेसिबो दिया, बोला कि नेक्स्ट वीक आ जाओ डिटेल में केस लेंगे। वो नेक्स्ट वीक आई नहीं, डायरेक्ट 1 महीने के बाद में आई, फिर से डॉक्टर के फॉलोअप के लिए। मैंने उसको पूछा अरे क्या हो गया, पेन तुम्हारा क्या, ब्लीडिंग था, नहीं सॉरी पेन नहीं ब्लीडिंग था, पाइल्स था, क्या हो गया, क्यों नहीं आया अपॉइंटमेंट को, आपका तो अपॉइंटमेंट था, केस के लिए आए नहीं? वो बोले नहीं डॉक्टर क्यों आना, मेरा तो ठीक लग गया, आपने वो मेडिसिन दे दिया, डोज दे दिया, उसके बाद में ब्लीडिंग स्टॉप हो गई मेरी, तो अभी तकलीफ भी नहीं है कुछ, तो क्यों मैं आई नहीं केस के लिए? तो तब मुझे समझा कि पेन के साथ में, पेन तो कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन हम मोडेलिटीज के ऊपर, कॉज के ऊपर भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैंने कालिका पढ़ा तो मुझे क्या समझा कि प्रेगनेंसी में अगर पाइल से, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी आफ्टर, कालिका इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी। यूरिनेशन के टाइम पे एग्रेवेशन है, और उसके साथ में कफिंग के टाइम पे एग्रेवेशन है, और उसके साथ में अगर वो फीमेल में है आफ्टर प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी, थिंक ऑफ कालिका। कालिकाब आपके दिमाग में आना चाहिए। प्रिस्क्राइब करना है नहीं करना है आगे पूरी टोटलिटी लेके आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन कालिकाब आना चाहिए दिमाग में। ओके, तो ये हमने देख लिया ऑलरेडी। तो
काली काप जैसे मैंने देखा। और एक केस मैं अभी शेयर करता हूँ। थोड़ा सा फास्ट लेंगे, अभी ये केस के डिटेल में नहीं जाएंगे। ये पाइल्स का केस है, क्रॉनिक केस था। और ये फीमेल को 7 महीने से तकलीफ हो रही थी, और इसका शुरू हो गया, स्टार्टेड आफ्टर डिलीवरी। अभी डिलीवरी के बाद में हो गया। मैंने उससे पूछा कि डिलीवरी से पहले, प्रेगनेंसी से पहले उसको कॉन्स्टिपेशन था, उसको पाइल्स था, कुछ रेक्टम कंप्लेंट्स थी, क्या था? वो बोली डॉक्टर मुझे बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन नहीं था, पाइल्स तो अब तक जिंदगी में कभी नहीं था, लास्ट 29 ईयर्स। ये मेरे डिलीवरी के बाद ही शुरू हुआ, उससे पहले मुझे बिल्कुल रेक्टल कंप्लेंट कुछ भी नहीं था। तकलीफ क्या है? सीवियर पेन है, बर्निंग स्टिचिंग पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल, ब्लीडिंग है ड्रॉप बाय ड्रॉप, रेडिश ब्लीडिंग है, रेडिश थिन ब्लीडिंग है, हार्ड येलो स्टूल है, प्रेशर करना पड़ता है, और प्रेशर के टाइम पे प्रोट्रूड हो रहे पाइल्स, और सीवियर बर्निंग स्टिचिंग पेन है उसमें। तो और मैंने डिटेल पूछा, बहुत बोलने के लिए तैयार नहीं थी वो फीमेल। एब्डोमिनल पेन था, एसोसिएटेड कंप्लेंट में रिकरेंट स्टाइज, हेयर फॉल था, लोअर लिड पे स्टाइज आते हैं उसको, थर्मली टुवर्ड्स हॉट, फैनिंग चाहिए उसको, एयर चाहिए, वेजिटेबल क्रेविंग, मेंसेस क्लॉटेड डार्क थे उसके। जब ये पूरा फिजिकल जनरल लिया, माइंड में बहुत कुछ बोला नहीं उसने। आ, वो बहुत ओपन अप नहीं हो रही थी, थोड़ा रिजर्व्ड काइंड की फीमेल थी। मैं बहुत क्वेश्चन पूछ रहा था, उसको थोड़ा और लग रहा था, अरे डॉक्टर आप ये क्या पूछ रहे हो ऐसा, राइट, माइंड सिम्टम में। फिर भी मैंने पूछा, जितना इंफॉर्मेशन मिल सके मैं कलेक्ट कर रहा था। तो उसको बड़ी आवाज से तकलीफ होती है, अच्छा नहीं लगता, डीजे है या ढोल वगैरह बजता है तो बड़ी आवाज अच्छी नहीं लगती। फियर से थोड़ा हाई प्लेसेस का, हाइट पे जाके, या पानी का उसको डर लगता है। जब भी बहुत पानी है, बोटिंग करने जाती है या ऐसे ऊपर एकदम हाइट पे जाती है, तो उसको बहुत डर लगता है। डर में क्या, उसको धड़कन बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, ऐसा ऐसे जोर जोर से सांस लेना पड़ता है वो। अगर पानी है बड़ा, या ऐसे बहुत हाइट पे है, तो उसको थोड़ा डिफिकल्टी होता है ब्रीदिंग में। वो देखती, वो बोली मैं डॉक्टर, अगर पानी में मैं बोटिंग में सब फैमिली के साथ में गई तो मैंने देखा भी नहीं, मैं ऊपर देख रहे थे लेकिन मैं पानी की तरफ देखा नहीं। या मैं हाइट पे जाती हूँ तो आगे जाके नीचे नहीं देखती, मैं दूर ही खड़ी रहती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, बहुत धड़कन बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस होता है। ओके। तो अभी ये केस में ऐसा था कि थोड़े माइंड कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत कंप्लीट पिक्चर नहीं मिला है, ड्रीम्स, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, नेचर वगैरह। एनजाइटी है थोड़ा सा उसका, बोल नहीं पा रही है बहुत ज्यादा, थोड़े से फियर बताए, वो कैरेक्टरिस्टिक मिला माइंड में, इतना मिला। फिजिकल में भी थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक मिला, थर्मल्स मिले, क्रेविंग एवर्जन मिले, थोड़ा उसका एसोसिएटेड कंप्लेंट मिले। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या था, मुझे लगा कि ये डिलीवरी के बाद में शुरू हुआ, तो अपने दवाई ने, ये सिम्टम तो आएंगे, ये टोटलिटी हम डेफिनेटली लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या होना चाहिए? ऐसी दवाई होनी चाहिए जो, जिसमें पाइल्स जो है वो डिलीवरी के बाद शुरू हो जाते हैं, राइट। तो मैंने वो ढूंढना शुरू किया कि कैसे अभी ढूंढेंगे, तो मेरे लिए था पाइल स्टार्टेड आफ्टर डिलीवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ढूंढो। अगर आप देखते हो कंप्लीट रेपर्टरी में, हिमोरॉइड्स डिलीवरी, पार्चुरेशन आफ्टर प्यूरपेरियल, प्यूरपेरल, तो वो प्यूरपेरल में क्या क्या है? कालिकाप जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल क्या रेमेडीज है? एक्ोनाइट, एलोज, एपीज, बेलाडोना है, इग्नेशिया है, लिलियम टीक, फाइसोस्टिग्मा, पोडोफाइलम, पल्सेटिला और सल्फर। जब मैंने पल्सेटिला देखा, ओके, और जब, अगर हम रेट्रोस्पेक्टिवली देखते कि ये केस में क्या क्या है, ये केस में स्टाइज है, ये केस में एयर डिजायर है, ये केस में फियर्स है, राइट, तो पल्सेटिला हम सोच सकते हैं। तो उसका पूरा टोटलिटी मैंने बनाया। हिमोरॉइड्स डिलीवरी, पार्चुरेशन आफ्टर, स्टाइज, लोअर आईलिड्स स्पेशली रिकरेंट स्टाइज, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, फ्राइट आफ्टर, जो उसका था बहुत रिजर्व थी, बात नहीं कर रही थी, तो पल्सेटिला आ रहा था। तो मैंने उसको पल्सेटिला दिया, पल्सेटिला 203 डोसेस, फॉलोड बाय प्लासिबो। तो
आफ्टर 3 वीक्स पहला फॉलो, रेक्टम पेन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, ब्लीडिंग कंप्लीट स्टॉप हो गई, राइट। पेन भी अच्छा कम था। उसको मैंने स्ट्रिक्टली बोला था, आपको सिर्फ दवा दे के नहीं होने वाला, पेशेंट को डाइट देना है, लाइफस्टाइल चेंजेस बोलना है, और उसको टॉयलेट मैनर्स सिखाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप बोलोगे इतने बड़े आदमी को क्या टॉयलेट, वो टॉयलेट ट्रेनिंग तो बच्चों का होता है, बड़ों का क्या टॉयलेट ट्रेनिंग करेंगे। तो उनका टॉयलेट ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। लोग जो है ना, स्टूल करने के लिए मिशन पे निकलने जैसे निकलते, आज तो मैं स्टूल पास करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए, कितना भी जोर लगेगा मैं लगाऊंगा, जितना देर बैठना है मैं वो टॉयलेट में बैठूंगा, लेकिन स्टूल पास करके आऊंगा। और यही आदतें हैं जो लॉन्ग टर्म में पाइल्स बन जाती है, कंटिन्यूअस प्रेशर से, मैकेनिकल प्रेशर से। तो जो हमने देखा है, हमने पढ़ा है, एफोरिज्म नंबर 3 जो हैनीमन बोलता है, इफ यू वांट टू बिकम ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट, तो व्हाट आर द नॉलेजेस यू शुड हैव। उसमें वो बोलता है यू शुड हैव नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेकल टू क्योर। जो ऑब्स्टेकल से क्योर में उसको निकालना है, वो अगर आप नहीं करोगे तो कितना भी अच्छा दवाई आप चूज करो, मोस्ट सिमिलिमम मेडिसिन विल नॉट वर्क इफ यू आर नॉट एबल टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स। अभी पाइल्स के केस में क्या क्या होता है, फॉल्टी डाइट, लाइफस्टाइल डिसीज है ये, तो लाइफस्टाइल उसका सुधारो, उसको एक्सरसाइज बोलो, एक्सरसाइज करेगा तो ही बॉविल जो मूवमेंट है रेगुलराइज होगा, पेरिस्टालसिस रेगुलराइज होगा, तो ही डाइजेशन इंप्रूव होगा। फाइबर बढ़ाना है डाइट में, उसको मिर्ची मसाला, लार्ज मिर्च, तला हुआ चीजें, स्पाइसी तीखी चीजें बंद, कंप्लीटली बंद बोलना है एटलीस्ट फर्स्ट फ्यू मंथ्स। फाइबर बढ़ाओ, फ्रूट्स खाओ, सैलड खाओ। और टॉयलेट मैनर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को मैं 3 4 चीजें बोलता हूँ। पहली चीज, जब आपको नेचुरल अर्ज आए, नेचुरल अर्ज जाने के बाद ही आपको स्टूल में जाना है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, जाने के बाद में स्टूल हो गई, इमिजिएटली ठीक है, नहीं हो, अगर नहीं हो रही है तो बैठना नहीं है। पेशेंट बोलते डॉक्टर मैंने तो स्ट्रेन किया नहीं, ओके तो क्यों पाइल्स हो गए, कितने देर बैठते हो, कुछ नहीं डॉक्टर 15 20 मिनट, कुछ अगर नहीं हुई स्टूल क्लियर तो आधा घंटा। अरे तुम आधा घंटा बैठोगे भाई तो होने वाला है ना, जोर नहीं लगाए तो भी होने वाला है, बिकॉज द पोजिशन इटसेल्फ गिव्स प्रेशर ऑन रेक्टम। तो फर्स्ट रूल टू फॉलो, जब अर्ज आती है तभी जाना है। सेकंड, स्टूल हो गई ठीक है, नहीं हुआ, तुरंत बाहर निकलना है, उधर बैठना नहीं है, मोबाइल लेके जाओ उधर बैठो, टाइम पास नहीं करना है, बुक पेपर लेके जाना है, पेशेंट को बोलता है ऐसा कुछ नहीं करना है, बैठना नहीं जाता। तीसरी चीज क्या है, स्ट्रेन नहीं करना है, जोर बिल्कुल नहीं लगाए, भले पेट साफ नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन जोर नहीं लगाना है। मैं पेशेंट को बोलता हूँ फिलहाल कुछ दिन आप थोड़ा दिक्कत होगी तो भी सहन कर लो, पेट साफ नहीं हुआ डॉक्टर, पेट भारी भारी लगता है, भूख नहीं लगती, आलस लगता है, फ्रेश नहीं लगता है, रहने दो, लगने दो, प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों तक मेरी दवाई स्लोली स्लोली आपका पेरिस्टालसिस इंप्रूव करेगी, बॉयल मूवमेंट रेगुलराइज करेगी, स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा। उसके उसके साथ में मुझे आपका भी साथ चाहिए, पानी पीने का ज्यादा, डाइट चेंज करने का, लाइफ स्टाइल चेंज करने का, तो माई रेमेडी विल वर्क। आपका स्ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी वंस माई रेमेडी स्टार्ट एक्टिंग, लेकिन कुछ दिनों तक स्ट्रेनिंग पूरा बंद। तो ये टॉयलेट का मैनर्स भी आपको पेशेंट को बोलना है, तो ही आपको रिजल्ट आने वाले हैं, राइट। तो ये पेशेंट का क्या हमने देखा, पेन रिड्यूस हो गए, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, प्लासिबो दिया, रेमेडी रिपीट नहीं की। सेकंड फॉलो आफ्टर 1.5 मंथ, वीकनेस है थोड़ा सा, हेयर फॉल है, वीकनेस की वजह से मैंने पल्सेटिला फिर से रिपीट किया, ओके। थर्ड फॉलो, आई कंप्लेंट फिर से आ गई, बाकी वीकनेस नहीं है, पाइल्स नहीं है, पेन नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, आई कंप्लेंट अभी वो एसोसिएटेड फिर से आ गई जो नहीं थी, तो पल्सेटिला लो पोटेंसी दिया। स्टाइज भी 5 महीने के बाद में स्टाइज सेटल हो गए, फिर से स्टाई का एपिसोड नहीं है उसके बाद में, पाइल्स तो कंप्लीटली ठीक हो गए, वीकनेस पूरा गया है, स्टूल भी स्ट्रेनिंग करनी नहीं पड़ रही है, अभी स्किन इरप्शन आ गए। तो मैंने सिर्फ एक डोज दिया पल्सेटिला का, आइडियली तो प्लासिबो देना चाहिए, मुझे अभी पूरा डिटेल याद नहीं कि क्यों पल्सेटिला दिया, लेकिन वो पूरी सेटल हो गई पल्सेटिला के बाद में। उसका वीडियो फॉलोअप भी है, अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो तो नहीं दिखा सकता इस पे अभी। तो पल्सेटिला में और कौन से आपको मोडालिटीज या पॉजिटिव फैक्टर मिलेंगे, राइट। डायरिया आफ्टर फ्राइट है, तो फ्राइट के आफ्टर रेक्टल कंप्लेंट्स आपको मिल सकते हैं, या मेंसेस के टाइम पे आपको एग्रेवेशन मिल सकता है पल्सेटिला में।
प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में है तो भी पल्सेटिला है, कॉजेटिव मोडेलिटी, इंपॉर्टेंट रेमेडी पल्सेटिला, जो हमने केस में से समझा। मेंसेस के टाइम पे एग्रेवेट हो रहा है तो भी पल्सेटिला हो सकता है। फ्राइट, इमोशनल एक्साइटमेंट के बाद में भी अगर है कॉजेटिव मोडेलिटी और एग्रेवेटिंग मोडेलिटी, यू कैन थिंक ऑफ पल्सेटिला, राइट। वैसे ही और कौन से कॉजेटिव मोडेलिटीज, फॉर एग्जांपल पल्सेटिला के साथ में मेंसेस के टाइम पे एग्रेवेट होने वाले कौन से हैं? अमोनियम कार्बोलैकेसिस। अमोनियम ग्रुप का मेन मोडेलिटी है पाइल्स का, डायरिया का, रेक्टम कंप्लेंट्स का, मेंसेस के ड्यूरिंग एग्रेवेट होता है। और ऑल अमोनियम्स हैव हिमरेजिक टेंडेंसी। अगर हिमरेजेस है और कैरेक्टरिस्टिक है कि मेंसेस के टाइम पे एग्रेवेट हो रहा है, तो प्लीज थिंक ऑफ अमोनियम ग्रुप्स, स्पेशली अमोनियम कार्ब एंड अमोनियम मूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। ओके। लैकेसिस है। लैकेसिस भी क्या है कि पाइल मेंसेस से पहले एग्रेवेट हो जाता है, मेंसेस आते ही ठीक हो जाता है। अगर ऐसा डिस्क्रिप्शन है तो थिंक ऑफ लैकेसिस। तो हम उसको मोडेलिटीज के हिसाब से भी, पॉजिटिव फैक्टर्स के हिसाब से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके। तो थोड़ा हम फास्ट आगे जाते हैं, ये आप पढ़ो। ब्लीडिंग के हिसाब से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? हेमामेलिस डार्क थिक प्रोफ्यूज पैसिव ब्लीडिंग है तो हेमामेलिस है। थिक क्लॉटेड ब्लड है, एल्यूमिना है। अमोनियम का आपका हमने देखा कि मेंसेस के ड्यूरिंग है और डार्क थिन प्रोफ्यूज है, बहुत प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग होता है लेकिन डार्क है। नाइट्रिक एसिड है, फॉस्फोरस है, इपिकैक है, मिलीफोलियम है, जिसमें ब्राइट प्रोफ्यूज एक्टिव आर्टेरियल ब्लीडिंग है। तो ब्लीडिंग के हिसाब से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रेमेडीज को, राइट। एसोसिएटेड कंप्लेंट के साथ भी कर सकते हो। तो ये केस तो नहीं देखेंगे हम, ये अभी बड़ा केस है, थोड़ा एसोसिएटेड कंप्लेंट के पास जाएंगे। डॉक्टर शार्दुल, हमारे पास लास्ट के 4 मिनट्स बचे हैं तो। यस यस यस, हो गया है, मेरा कंप्लीट हो गया है। ओके। और जो लास्ट हमने देखा कि एसोसिएटेड हाँ। कंप्लेंट पे भी हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल बताया आपको कि एस्क्यूलस है, एस्क्यूलस है को साथ में क्या है, लोअर बैक एक है, हेवीनेस है, फुलनेस हेवीनेस रहता है क्योंकि वीनस कंजेशन है, लीवर कंप्लेंट है, उसके साथ में अगर है तो यू कैन थिंक ऑफ एस्क्यूलस। फीमेल में है, फीमेल कंप्लेंट के साथ में है, ऑल्टरनेटिंग है, लिम्प एक्सट्रीमिटीज पेन है, ऑल्टरनेट हो रहे हैं आपके पाइल्स के साथ, आप सबाइना सोच सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिपेशन है तो आप नक्सोमी का सोच सकते हो, राइट। मैग्म्यूर है, नक्सोमी का इनफेक्चुअल अर्ज, मैग्म्यूर है, ड्राई स्टूल क्रम्बल एज द वंस ऑफ एनएच, एकदम ब्लैक शिपडंग ड्राई स्टूल है तो मैग्म्यूर आप सोच सकते हो। तो हार्ट कंप्लेंट के साथ एसोसिएटेड है तो कोलिन्सियनिया, चेस्ट कंप्लेंट के साथ ऑल्टरनेट हो रहा है तो कैलकेरिया फॉस। तो ऐसा भी हम रेमेडीज डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो हमने अभी आज देखा, एक तो क्या है कि पैथोफिजियोलॉजी समझना है, कॉमन सिम्टम क्या है डिसीज के वो समझना है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक ढूंढ सकते हैं। जैसे हमने ब्लीडिंग का देखा, ब्राइट रेड ब्लीडिंग इज कॉमन सिम्टम, डिसीज टेक्स्ट बुक डायग्नोस्टिक सिम्टम ऑफ पाइल्स। तो उसके ऊपर हम प्रिस्क्राइब करने से टाइम पे 4 बार सोचना है। पाइल पेन है, पेन कब है? जब प्रोट्रूडिंग है तो ही पेन है, और प्रोट्रूडिंग होने के बाद में पेन नहीं हो रहा है तो पेनलेसनेस बिकम्स कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो ये हमने पैथोफिजियोलॉजी और मेडिसिन या सर्जरी से पढ़ने के बाद में सीखा। उसके बाद में हमने डिफरेंशिएशन सीखा, जो कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, पेन है, उसके ऊपर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ब्लीडिंग के ऊपर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कॉजिटी और मोडेलिटी के ऊपर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और एसोसिएटेड कंप्लेंट। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसा आप फिशर के साथ कर सकते हो, लिवर सिरोसिस है, गैस्ट्राइटिस है, और आपका अपना मटीरिया मेडिका डेवलप कर सकते हो। तो आई थिंक मैसेज मिल गया होगा जो मैं देना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, डॉक्टर शार्दुल, बहुत आपने पहले भी शुरू में बहुत अच्छे केसेस बताए, और जो फाटक रिपर्टरी का आपने यूज करके जो वही PQRS सिम्टम जिस तरह से आपने कहा कि बहुत जरूरी होता है, और पेशेंट भी हमें अगर ढंग से बता पाए तो हम उसी को यूज करके एक बिल्कुल एग्जैक्ट रेमेडी निकाल सकते हैं। तो बहुत नॉलेजेबल सेशन था डॉक्टर शार्दुल। और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो वो पूछ सकता है। यहाँ पे पूछ रहे हैं, सर पाइल्स आइस एमिलरेट।
पाइल्स आइस एमलरेट, हाँ मैंने जी। ऐसा कभी देखा तो नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर रुचि कुमारी कुछ ये पूछ रही है सर, पाइल्स आइस इसका क्या मीनिंग है रुचि कुमारी जी, कुछ और आप दोबारा से बताना चाहेंगे? पाइल्स आइस एमलरेशन तो ऐसा नहीं, मुझे मुझे लगता है, हाँ, लेकिन आई कोल्ड मीन आई गेस एमलरेशन। और पूछना चाह रही होंगी, ये कुछ गलत टाइप हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोल्ड एमलरेशन की जो रेमेडीज है वो उसमें हम यूज कर बिल्कुल सकते बिल्कुल, कोल्ड एब्रिविएशन। हाँ जी। इज देयर एनी यूज ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? एक्सटर्नल एप्लीकेशन हमें यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हैं। सर फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं खुद नहीं प्रिस्क्राइब करता हूँ, एडवाइस भी नहीं करता हूँ एक्सटर्नल एप्लीकेशन। हम्म, जो मैंने देखा है कि जब तक राइट रेमेडी हमें नहीं मिलती है, तब तक वो एक्सटर्नल इंटरनल हम कुछ भी करो नहीं होता है। हाँ जी। तो यूजुअली मैं नहीं रेकमेंड करता हूँ एक्सटर्नली कुछ पेशेंट को। ओके। फॉर सूदिंग पर्पस, मतलब वो ही पूछ रहे हैं कि लुब्रिकेशन के लिए हम दे सकते हैं या पेशेंट, नहीं दे? हाँ, अगर अगर कोई एकदम ही पीछे पड़ा है कि नहीं मुझे चाहिए ही, हाँ तो जी। एक्चुलस ऑइंटमेंट है या वो एफपी ऑइंटमेंट आता है, वो हाँ मैंने, जी। हाँ वो मैं बोलता हूँ कि आप वो लीजिए अगर पेशेंट को लेना ही है तो। हाँ जी। हाँ जी। ऑब्वियसली हाँ, सिर्फ लुब्रिकेशन पर्पस के लिए हम बता सकते हैं। ऑब्वियसली वो क्योर तो नहीं करेगा, क्योर तभी होता है जब एग्जैक्ट मेडिसिन और वो है, और क्या बोलते हैं, आपकी हिमोरॉइड्स भी डिसॉल्व हो जाती हैं, फिशर्स भी पूरा हील हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन। ऑब्वियसली सिर्फ लुब्रिकेशन के लिए हम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस बता सकते हैं। तो ये सेशन बहुत ही नॉलेजेबल था, और आशा करती हूँ आगे भी डॉक्टर शार्दुल इस तरह के सेशंस और लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शार्दुल जोशी का आज के हमारे ज्ञानवर्धक सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ हमारा हिंदी सेशन यहाँ पे समाप्त होता है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी मलिया को। ओके, थैंक यू।